वागर्थव्य संपृक्तम वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। आज के इस महत्वपूर्ण आत्मीय और अंतरंग आयोजन में हमारे बीच विराजित इस विभाग के सुधी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र कुमार सेन जी, सुधी प्राध्यापक वृंद शर्मा जी, समीर जी और यहाँ उपस्थित सभी सुधी शोधकर्ता और विद्यार्थी वर्ग। पंजाब का ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय में आने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि मैं एक मालवा से दूसरे मालवा में आया, क्योंकि दोनों ही मालवाओं का गहरा संबंध है। जो पंजाब का यह जो क्षेत्र है, अनादिकाल से मानव सभ्यता की विलक्षण रंगस्थली रहा। गमनागमन की जो प्रक्रिया है वो सुदूर अतीत से लेकर अब तक भी चलती आ रही है। लेकिन ये था कि एक ज़माने में जो गमनागमन होता था उसमें लोग अपनी जड़ों को लेकर जाते थे और किसी अन्य स्थान पर वो जड़ें रोपित हो जाती थी, उस स्थान के साथ उसका रिश्ता बन जाता था। और ऐसी मान्यता है हम लोगों की, जो कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के निवासी हैं, कि सुदूर अतीत में कभी जो मानव कण थे वो इस क्षेत्र से चले थे। पंजाब का यह जो पश्चिमी वाला भाग है यहाँ से चले थे और वे लोग वहाँ पर बस गए। हमारे यहाँ पर कहा जाता है मालव गणस्य जय हो, मालव गण की जय हो, और इसके सिक्के मिलते हैं मालवा क्षेत्र से। आप सोचिए कि सुदूर अतीत में जबकि आवागमन के साधन, संपर्क और संचार के साधन बहुत कम थे, लेकिन उन सिक्कों के माध्यम से कम्युनिकेशन हो रहा था। उन सिक्कों के माध्यम से संकेत जा रहा था कि कोई ऐसे लोग हैं जो कि देश की सीमाओं पर ही रक्षा नहीं करते, वह स्थान स्थान पर जाकर उन स्थानों पर जो अव्यवस्थाएं हैं, अराजकता है, वो सबके विरुद्ध भी काम करते हैं। हमारा जो प्रतीक है सम्राट विक्रमादित्य, जिसकी कथाओं को आप सभी लोग जानते हैं, उनके बारे में भी ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि वे मालव थे। उनका संबंध मालवगण के साथ, और उन्होंने उस नगरी में, जिस नगरी से मैं आया हूँ उज्जैन से, उस नगर में तात्कालिक रूप में जो स्थितियाँ थीं, शकों ने जो है वो कब्जा कर दिया। शक जो है वो एक के बाद एक कई बार उनका आगमन हुआ भारत में, और उन्होंने भारत की संस्कृति पर हमले किए। विक्रमादित्य ने उस दौर में वो जो अराजकता की स्थिति थी उसको दूर करते हुए और एक स्थिर साम्राज्य जो है स्थापित किया। और वो जो स्थिर साम्राज्य है वह दूर दूर के क्षेत्रों को अपने अंदर समाहित किए हुए था। इसीलिए विक्रमादित्य की कथाएं लिखित साहित्य के रूप में भी है और वाचिक परंपरा में भी वो चली आ रही है, कंठानुकंठ चली आ रही है। और कोई भी शासक जो बाद में बना, उसने अपने आप को विक्रमादित्य की तरह कीर्तिशाली, न्यायप्रिय, विद्या प्रेमी और अलग अलग क्षेत्र के लोगों को अपने यहाँ पर स्थान देने वाले शासक के रूप में प्रतिष्ठित करने की कोशिश की। नवरत्न माला, आप देखिए नवरत्न की जो चर्चा है वो वहाँ से शुरू होती है कि राजा भोज भी प्रयास करते हैं कि मैं भी आश्रयदाता बनूं, और जो अकबर है वो भी अपने यहाँ पर नवरत्न स्थापित करने की कोशिश करते हैं। यानी एक ऐसा प्रतिमानी शासक जो लगातार श्रुति परंपरा और लिखित परंपरा दोनों में निबद्ध है। भारत की लोक संस्कृति की और लोक साहित्य की यही विशेषता है कि हमारे यहाँ कहा गया लोके वेदे च, लोक और वेद, उससे बनी है भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता। मेरा ये मानना है कि भारत की संस्कृति मूलतः लोक संस्कृति है। भारत की संस्कृति मूलतः जनजातीय संस्कृति है। बाद में उसको शास्त्रकारों ने अपने अपने ढंग से उसको लिपिबद्ध करने की कोशिश की। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कि पहले लोक में प्रवाहमान थे, बाद में लोगों ने उन्हें शास्त्रकारों के हाथ में दे दिया
और बाद में उसको सुव्यवस्थित रूप देने की कोशिश की गई। भारत को यदि सही ढंग से पहचानना है तो हमारी लोक भाषाओं से उसे पहचाना जा सकता है, हमारी लोक संस्कृति और लोक साहित्य से पहचाना जा सकता है। अभी मैं आपके इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार तिवारी जी के कक्ष में था और हम लोग संवाद कर रहे थे उनसे, तो ये बात आई कि हमारा संकट ये कि हमने कथित आधुनिक सभ्यता के प्रभाव में आकर के अपनी जो बोली पानी है उसको खोना, उसको हाशिए पर रखना प्रारंभ कर दिया। और यह संपूर्ण हिंदुस्तान की संस्कृति का दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने अपनी अपनी बोली पानी को छोड़कर, अपने अपने लोक साहित्य की संपदा को छोड़कर, लोक सांस्कृतिक उपादानों को छोड़कर उन दिशाओं में कदम बढ़ा दिए हैं जिनकी जड़ें यहाँ पर नहीं हैं। तो चाहे भाषा के स्तर पर आप देखें कि व्यक्ति प्रयास करता है कि उसका वर्चस्व अंग्रेजी में हो जाए, और ना अंग्रेजी ठीक तरीके से कर पाता है, ना अपनी हिंदी या अपनी पंजाबी या किसी अन्य भाषा के साथ जुड़ा रह पाता है, और लोक भाषाओं के साथ तो स्थिति और विकट हो जाती है। तो चाहे बुंदेली हो, चाहे वो मालवी हो, चाहे अवधी, ब्रजी, भोजपुरी हो या पंजाबी की जो विभिन्न बोलियाँ हैं वे हों, उनसे वह धीरे धीरे दूर होता चला जाता है। तो हमारे शिक्षालयों का दायित्व बनता है कि लोक भाषा, साहित्य और संस्कृति के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, जो आज भी सार्थक हैं, आज भी अर्थवत्ता लिए हुए हैं, उनको न केवल सहेजने का उपक्रम करें वरन नई पीढ़ी को उनके साथ जोड़ने की चेष्टा करें। मालवा क्षेत्र जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यह मध्य प्रदेश का मध्य और पश्चिमी भाग है, भारत का हृदय प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है और मालवा उस हृदय प्रदेश की भी गहराई में स्थित प्रदेश है। अतः वह सही अर्थों में भारत का हृदय स्थल है। उज्जैनी जो है वो नाभि केंद्र है। उज्जैनी जो कि मालवा की सांस्कृतिक राजधानी है, उसका पुरातन काल में एक विशेष प्रकार का चिन्ह चलता था जिसको हम लोग अवंती का चिन्ह कहते हैं। अवंती चिन्ह की यह विशेषता है, वो क्रॉस का चिन्ह है, इस तरह से धन की आकृति का चिन्ह है। और यह जो धन की आकृति है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि जैसे बड़े चौराहे पर होता है, एक रास्ता इधर से आता है, एक रास्ता उधर क्रॉस करते हुए निकलता है, तो संपूर्ण भारत को, और भारत को ही नहीं वरन सिल्क रूट को, रेशम मार्ग को, जो कि चीन से लेकर के यूरोप तक जाता था, उसका यदि कोई सहयोगी कोई पथ था तो वो उज्जैनी से होकर के चलता, यानी उसका संबंध उस रेशम मार्ग की पारंपरिक व्यवस्था के साथ भी था। तो यह जो धन का चिन्ह ये बताता है कि उत्तर से दक्षिण को जाना है तो उज्जैन से होकर जाना है, पूरब से पश्चिम को जाना है तो उज्जैन से होकर के जाना है। तो यह जो चिन्ह है, अवंती चिन्ह के रूप में जो जाना जाता है, प्राचीन मुद्राओं, मुद्रांकों, अभिलेखों में यह आपको दर्ज मिलेगा। वह संकेत देता है कि यह जो स्थल है, यह संपूर्ण भारत को जोड़ने का काम करता है। भारत ही नहीं, सुदूर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में चले जाएं आप, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और इंडोनेशिया तक चले जाएं, या फिर आप पश्चिमोत्तर भाग में चले जाएं, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर के ईरान, इराक, अरब तक चले जाएं। इस संपूर्ण क्षेत्र में जो गमनागमन होता था, और उसके बाद आगे चले जाएं तो जो रोमा लोग थे, जो कि भारत से चल कर के विशेष तौर पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र से चले और रोमानिया और नॉर्वे तक, स्कैंडिनेवियन देशों तक चले गए। वो लोग अपनी संस्कृति को सहेजते हुए, जैसे तैसे उस परिवेश में बचाते हुए वहाँ तक चले गए। तो उनकी संस्कृति की जड़ें भी आपको मालवा में मिलेगी, उसकी जड़ें भी आपको राजस्थान के मारवाड़ और ढूंढाड़ी का जो क्षेत्र है, जयपुर के आसपास, वहाँ पर उसकी जड़ें मिलेंगी। तो तात्पर्य यह है कि मालवा क्षेत्र की विशेषता रही है कि वो अलग अलग क्षेत्रों के लोगों की संस्कृतियों में सहभागी रहा। अलग अलग इलाकों की संस्कृति का जो श्रेष्ठ पक्ष है वो मालवा में मिलेगा। मालवा केवल अंगीकार ही नहीं करता, वरन उसे और अधिक बेहतर रूप में
अन्य संस्कृति के लोगों को देता भी आया है। मध्य प्रदेश की यह विशेषता है कि वहाँ पर बोली जाने वाली जो बोलियाँ हैं, जिस भारतीय संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत में जो हिंदी भाषा का जो भूगोल है, उसकी जितनी भी प्रतिनिधि उपभाषाएं हैं, उन सबका प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश में मिलता है। यदि आप वहाँ पर चलें तो पूर्वी हिंदी की बोली भी आपको देखने को मिल जाएगी, बघेली के। पश्चिमी हिंदी की वहाँ पर आपको बुंदेली मिल जाएगी, और राजस्थानी परिवार के साथ इसका संबंध माना जाता है तो वो मालवी और निमाड़ी भी वहाँ मिल जाएगी। और जनजातीय क्षेत्रों की दृष्टि से यदि बात करें तो भारत की सर्वाधिक आबादी जिन जनजातीय बोलियों का प्रयोग करती हैं वो मध्य प्रदेश में मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में भीली भी बोली जाती है और मध्य प्रदेश में गोंडी भी बोली जाती है, जो कि बहुत बड़ी आबादी जिसकी है। तो तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश इन प्रमुख 5 लोकांचलों में और कुछ विशिष्ट जनजातीय अंचलों में बटा हुआ है। मैंने जैसे अभी आपको बताया, मालवा है, निमाड़ है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है और ग्वालियर संभाग का इलाका है जहाँ पर कि ब्रजी का प्रभाव है। आप देखिए कि हिंदी प्रदेश की जिन बोलियों की चर्चा हम लोग करते हैं, जिन उपभाषाओं की हम लोग चर्चा करते हैं, उनमें से 3 प्रमुख उपभाषाओं का संबंध मध्य प्रदेश से है। एक पूर्वी हिंदी, एक पश्चिमी हिंदी और एक राजस्थानी। बची 2 पहाड़ी, तो वो पहाड़ पर बोली जाती है, और एक बचती है बिहारी, जिसका संबंध बिहार प्रदेश से। स्पष्ट है? तो ऐसे में हमें देखना चाहिए कि इन बोलियों ने किस तरह से सुदूर अतीत से भारत की संस्कृति को न केवल संजोने का प्रयास किया है, वरन उसे आने वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने की चेष्टा भी की। मालवी भाषा का अस्तित्व लगभग 1300 साल पहले से है। लगभग 700 ईस्वी के आसपास से मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, जो मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं, ये अस्तित्व में आने लगी हैं। उस जमाने में पूर्वजा रूप में यदि आप देखें तो हम लोग संस्कृत के बाद में प्राकृत, पाली और अपभ्रंश की ये जो एक पूरी श्रृंखला है, उसके साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं। अपभ्रंश का जो विकास होता है वह हिंदी की विविध बोलियों में रूपांतरित होता है। विशेष तौर पर जो अवंतिजा है, अवंतिजा प्राकृत, उसके बाद अवंतिजा अपभ्रंश, उस अवंतिजा अपभ्रंश के साथ मालवी बोली का संबंध है, जिस पर मैं अपने आप को अभी केंद्रित कर रहा हूँ। इसके बारे में कहा गया, इस मालवा क्षेत्र के बारे में, यो है म्हारो देश मालवो, यो है म्हारो देश मालवो, महिमा यहाँ की मोटी, जंगल जंगल में मंगल पर पे पानी रोटी, भील भिलाला वन का फांसी तेरे एक लंगोटी, मक्का का टापू खाई खाई ने छाछ पिए गुल। ये मालवा है, ये मालवा का जनजीवन है, ये मालवा की अपनी विशेषताएं हैं। और इसीलिए कहा गया, देश मालवा कहन गंभीर, गदगद रोटी पग पग नीर, क्योंकि यह हरियाला आंचल है। इस हरियाला आंचल की विशेषता है कि यहाँ पर सुदूर अतीत से वनाच्छादित रहा है। कृषि सभ्यता का विकास इस क्षेत्र में हुआ है, इसलिए उस इलाके के लोग तुलनात्मक रूप में बहुत संतोषी, सुखी और पर्यावरण के प्रति गहरा अपनत्व रखने वाले लोग। चूँकि उस इलाके में पर्याप्त वन संपदा है, पर्याप्त कृषि उपज होती है, तो वहाँ के लोग प्रायः उसी क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, किसी अन्य क्षेत्र में जाने की बजाय। ये ज़रूर हुआ है कि जब कभी दुष्काल की स्थिति बनी राजस्थान में, मारवाड़ में विशेष तौर पर, या निकटवर्ती मेवाड़ क्षेत्र में, तो लोगों का पलायन हुआ है तो मालवा में हुआ। वो इसलिए क्योंकि मालवा जो है वह संकट के समय में भी सुकाल की स्थिति वहाँ बनी रहे। किसी इलाके में दुष्काल है लेकिन मालवा में सुकाल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जल भी पर्याप्त है, जो गर्मी है उतनी भीषण नहीं है जैसे अन्य इलाकों में है, और शीत भी उतनी ही है जितनी आप सहन कर सकते हैं। इसलिए यह जो हिस्सा है, यह संपूर्ण देश के लिए आकर्षण का केंद्र सुदूर अतीत से रहा। इस देश में
तीन जो नगर हैं उनकी महिमा रही है। यद्यपि आज के समय में बहुत सारे महानगर, बहुत सारी राजधानियां बन गई, लेकिन यदि प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे तो आपको इधर उज्जैनी जो कि मालवा का केंद्र है, उधर चले जाएं तो पाटलिपुत्र जो कि मगध साम्राज्य का केंद्र है, और इधर आ जाए तो इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर जिसकी चर्चा महाभारत काल में होती है, ये प्रमुख केंद्र रहे राजनीति। काशी धर्म नगरी रही है, लेकिन राजनीति की दृष्टि से ये तीन नगर जो है वो प्राचीन काल से रहे हैं, और सप्तपुरियों में भी उस उज्जैनी की चर्चा आती है। तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो चंद पंक्तियां हैं ये बताती हैं कि मालवा का जनजीवन कैसा है, मालवा की जलवायु कैसी है। और इसीलिए एक कवि हुए हैं सुंदरदास जी, जिनकी चर्चा आपने सुनी होगी मध्यकाल में, तो वो ये कहते हैं कि वृक्ष अनंत सुनीरवहन। आप देखिए कि मालवा की विशेषता है वृक्ष अनंत, अनंत वृक्षों से आच्छादित, सुनीरवहन। और फिर वो कहते हैं नित्य रहे सुकाल, इस देश में इस भूमि पर हमेशा सुकाल रहता है। और अंत में कहते हैं मानव देश भलो सब ही पे। संत लोग तो जगह जगह स्थान पर जाते थे, यात्राएं करते थे, तो उन्होंने सब जगह का सर्वे कर लिया उस जमाने में और निष्कर्ष दे दिया मालव देश भलो सब ही। सारे देश को घूम लिया मैंने, लेकिन मालवा से ज्यादा बेहतर स्थान मुझे नहीं मिला। तो मालवा की लोक संस्कृति को, वहाँ के पर्यावरण, वहाँ के जीवन, वहाँ की कृषि सभ्यता, वन संपदा और गमनागमन के तमाम प्रकार के जो सूत्र हैं उन सबके तारतम्य में देखने की आवश्यकता है। मैंने अभी कहा कि भारत की संस्कृति लोक संस्कृति, भारत की संस्कृति जनजातीय संस्कृति। तब मन में प्रश्न उभरता है कि फिर हम लोग अवधी संस्कृति, भोजपुरी संस्कृति, या हम लोग मारवाड़ी संस्कृति या पंजाबी संस्कृति क्यों कहते हैं? उसको कहने का तात्पर्य है कि संस्कृति तो अखंड है। संस्कृति सारी दुनिया की एक ही संस्कृति, संस्कृति अलग अलग नहीं होती है, लेकिन उस संस्कृति को प्राप्त करने का जो महद उद्देश्य लेके व्यक्ति चलता है उसके मार्ग अलग अलग होते हैं। जब हम भारतीय संस्कृति कहते हैं इसका तात्पर्य यह है कि वो विश्व संस्कृति ही है, लेकिन भारत के लोगों के द्वारा उस संस्कृति को अंगीकार करने की चेष्टा में भारत के लोगों ने जो प्रयास किए हैं वो भारतीय संस्कृति। जब हम कहते हैं मालवी या निमाड़ी संस्कृति, उसका तात्पर्य है कि निमाड़ या मालवा के क्षेत्र के लोगों ने उस संस्कृति की उस विराट यात्रा में जो अपने आप को अर्पित किया हुआ है, उसके माध्यम से जो अर्जित किया है वह संस्कृति मालवी या निमाड़ी संस्कृति। अतः साहित्य की सत्ता जैसे अखंड और आवयविक एकता के साथ होती है, संस्कृति की सत्ता भी आवयविक अखंडता लिए हुए है। हाँ, हम लोग कई बार जो बाहरी रूप हैं जिसमें हम लोग पहनावा है, पंजाब के लोगों का पहनावा और पंजाब में भी एक जैसा नहीं है, पंजाब में भी अलग अलग प्रकार का पहनावा है, मालवा में तो मालवा में भी अलग अलग प्रकार का पहनावा है। तो हम बाहरी रूपों के आधार पर ये सोचने लग जाते हैं कि अलग अलग है। वस्तुतः सबकी संस्कृति एक है, सबके उपादान एक ही है। ये जो संस्कृति शब्द है यह सम उपसर्ग पूर्वक क्रि जो धातु है उसमें कितिन प्रत्यय के संयोग से बना है। क्रि जो क्रिया का लिए हुए, गति का तात्पर्य लिए हुए, संस्कृति से जुड़े हुए दो और शब्द हैं जो उसके निकट के हैं, एक है प्रकृति और एक है विकृति। हम सारे के सारे लोग जन्मना प्रकृत हैं, जैसा हमको जन्म मिला है वैसे हैं, लेकिन उस प्रकृत तत्व को संस्कृत बनाने की चेष्टा संस्कृति के माध्यम से संभव है। हमारे मार्ग दो हो सकते हैं, या तो प्रकृत रह सकते हैं या विकृत हो सकते हैं। तो प्रकृत और विकृत दो दिशाओं में व्यक्ति जा सकता है, लेकिन हमारी संभावना संस्कृति की ओर है। अतः संस्कृति हमें प्रकृति और विकृति दोनों से ऊपर उठाने का काम करती है।
इस रूप में संस्कृति जो है वह उत्तम प्रकार से किया हुआ कार्य है, उत्तम प्रकार की स्थिति है, और जीवन का ऐसा कोई बहुमूल्य तत्व नहीं है जो संस्कृति का अंग न बनता हो। इसमें तमाम प्रकार के लोकाचार, संस्कार, रीति रिवाज, लोक मान्यताएं, लोक विश्वास, खान पान, पहनावा, आभूषण आदि सारे तत्व आ जाते हैं। लेकिन ये बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो भौतिक प्रकार हैं। जब आंतर तत्व की हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा दर्शन है, जो हमारी अध्यात्म दृष्टि है, जो हमारे मूल्य हैं, वो आंतर तत्व है। अतः संस्कृति जो है वह भौतिक भी है और वह आंतरिक भी है, वह अध्यात्म तत्व तक हमें ले जाती है। यदि संस्कृति न होती तो मनुष्य भी वैसा ही आचरण करता जैसे तमाम प्रकार के प्राणी करते। प्राणियों के यहाँ पर कभी संस्कृति की चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रकृति के दास हैं। मनुष्य प्रकृति का दास होने के बावजूद उनकी तुलना में विवेकशील है, श्रद्धायुक्त है और तमाम प्रकार के मूल्यों का मंथन वो करता है। अतः मनुष्य को बेहतरी देने का काम संस्कृति करती है। जब हम लोग ऊपरी तत्वों को देखते हैं जिसके माध्यम से हम कहते हैं कि अमुक सभ्यता के लोग, कोई सभ्यता क्या है? उसका बहिरंग है, बाह्य पक्ष है, जिसमें हमारा वास स्थान हो सकता है, हमारे द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो सभ्यता का अंग हो सकती है। लेकिन जो सांस्कृतिक जो उपादान है, जो संस्कृति के तमाम जो तत्व हैं वो आंतर होते हैं, और इन आंतर तत्वों को अलग अलग लोक संस्कृतियों ने, अलग अलग लोक साहित्य के विधाओं ने न केवल अंगीकार किया हुआ है वरन उसे वो निरंतर आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। चूंकि संस्कृति में क्री है, क्री का तात्पर्य होता है गतिशीलता, क्रिया, इसलिए संस्कृति कभी पुरातन नहीं पड़ती। वह सदियों सदियों में अपने आप को रूपांतरित करती है। पुराना जो है वो कब नए में अंतर्निहित हो जाता है, कब नया जो है वो पुराने को नवाचारों के साथ आगे बढ़ा देता है, हमें पता ही नहीं चलता। आज भी हमारे आपके जीवन के बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि हम तो कथित नगरीय महानगरीय सभ्यता में रहते हैं, हमारा लोक संस्कृति से कोई रिश्ता नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि भारत की सीमाओं में रहने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी लोक संस्कृति नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की संस्कृति लोक संस्कृति है, यद्यपि वह उसके बारे में या तो जानकारी नहीं रखता या वह अपने आप को कथित आधुनिक सभ्यता में अर्पित करता हुआ उसको छुपाने की चेष्टा करता है। अरे आप जिस पद्धति से विवाह कर रहे हैं, आप जिस रूप में अपने जीवन में नई पीढ़ी में विषयों को रूपांतरित कर रहे हैं, आप तमाम प्रकार के लोक विश्वासों को लिए हुए होते हैं। अरे जो नए प्रकार के बैट्समैन हैं, उन बैट्समैन को भी देखो तो अमुक बल्ला लेकर के खेला था, उस पर शतक बनाया, उसको लेकर फिर वापस खेलने पहुंच जाता है। सुनील गावस्कर जिसको हम लोग देखते थे, उसकी स्टाइल थी कि वो हाथ में कुछ इस तरह से करता था, क्योंकि उसने जिस दिन अच्छे रन बनाए होंगे उस दिन उसने क्रिया की होगी। अब ये लोक संस्कृति नहीं है तो क्या है? उसके अंदर लोक विश्वास पैबस्त है कि बिल्ली रास्ता काटती है। मैंने देखा कि अच्छे अच्छे वैज्ञानिक स्तब्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो ये क्या है? ये लोक संस्कृति का ही तो अंग है। तो मेरा ये मानना है कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी अपनी कोई लोक संस्कृति नहीं। ये जरूर होता है कि कथित आधुनिकता के प्रभाव में आकर के या उसके दबाव में आकर के हम लोग उसको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जो हाशिए में जाती हुई लोक भाषाएं हैं, लोक साहित्य है और लोक संस्कृति के तमाम उपादान हैं, उन सब पर अपना ध्यान अभिकेंद्रित करें, क्योंकि इसका संबंध हमारे मन और आत्मा से। जो भौतिक प्रकार की उन्नति है वो शरीर को तृप्त कर सकती है, लेकिन लोक संस्कृति के बिना न हमारी आत्मा तृप्त होती है न हमारा मन तृप्त होता है। लोक संस्कृति और लोक साहित्य जीवन की एक रस्ता को तोड़ते हैं, जीवन की जड़ता को तोड़ते हैं, जीवन को जीवंतता देते हैं, जीवन को प्राणवत्ता देते हैं। कथित आधुनिक सभ्यता के
दुष्परिणाम इस स्तर पर व्याप्त हो गए हैं कि अब हमें लगने लगा है कि आने वाले 15-20 वर्षों में यदि हमने लोक साहित्य के तमाम आयामों को और संस्कृति के तमाम उपादानों को यदि हमने जीवंत नहीं रखा तो ये विलुप्ति की स्थिति में चले जाएंगे और हो सकता है कि तब हमारी कोई संस्कृति न बचे। हम सभ्य तो कहलाएंगे लेकिन सुसंस्कृत नहीं कहलाएंगे। इस दिशा में हमें बहुत गहरे अर्थ में एक विद्यार्थी के रूप में, एक शोधार्थी के रूप में और एक उस संस्कृति के अंग के रूप में अपने आप को देखते रहना चाहिए। लोक संस्कृति पिछड़ेपन का पर्याय नहीं है। कुछ लोग मान लेते हैं कि यह पिछड़ी संस्कृति है, कुछ लोग मान सकते हैं कि यह हाशिए की संस्कृति है। ऐसा नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ पर फोक शब्द से लोक शब्द को महत्व दिया गया है। हम कहते हैं फोकलोर। अरे फोकलोर नहीं है, भारत की जो लोक संपदा है, लोक वार्ता है, लोक संस्कृति है, ये फोक नहीं है। फोक का तात्पर्य वहाँ पर ऐसे लोगों से होता है जो अनपढ़ है, अशिक्षित है। अरे हमारे यहाँ जो लोक संस्कृति में जो जीवंत व्यक्तित्व है वह अक्षर ज्ञान न रखता हो लेकिन वह न केवल सुशिक्षित है, वो सुसंस्कृत भी है। अतः लोक शब्द बहुत व्यापक अर्थ के साथ भारतीय परंपरा में इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, वरन आज भी वो सार्थकता नहीं है। जब हम लोक की चर्चा करते हैं तो लोक का तात्पर्य होता है लोकप्रिय दर्शन है। जो कुछ भी दृश्यमान इस दुनिया में वो सब लोग, हम आपको देख रहे हैं, आप लोग, एक परलोक है, सप्तलोक है, कई प्रकार के लोगों का उल्लेख मिलता है। अतः लोक साहित्य, लोक संस्कृति संपूर्ण दृश्यमान और अदृश्य भी जो कुछ भी है संसार में उस सबको समाहित करने का काम है। इस लोक साहित्य की संपदा को मालवा ने अपने ढंग से न केवल सहेजा है वरन कई प्रकार की विधाओं को इसने जन्म दिया है। मालवा क्षेत्र की जो लोक साहित्यिक संपदा है उसकी एक रूपरेखा के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर आपको विपुल परिमाण में लोक वार्ताएं मिलेंगी, लोक कथाएं मिलेंगी, लोक गाथाएं मिलेंगी। मालवा का जो प्रतिनिधि लोकनाट्य है वो माच वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, जिसका मंचन जो है पूरे रात भर होता है। इसी प्रकार लोक विधाओं के अंतर्गत बड़ी संख्या में लोकोक्तियाँ, मुहावरे, पहेलियाँ, पारसियाँ, पारसी कहते हैं उनको, जिसमें कोई किसी चीज़ को बुझाने की बात हो, किसी प्रश्न को जिसमें समाहित किया गया। तो इन तमाम तत्वों का समावेश मालवा का लोक साहित्य करता है। मालवी की जो अपनी विशेषता है कि उसमें मैंने जैसे भी कहा कि अवंतिजा प्राकृत और अवंतिजा अपभ्रंश, उसके साथ उसका सातत्य, उसके साथ उसका रिश्ता बना हुआ है। मालवा शब्द बना कैसे? तो मालव उन्नत भूतले, वह स्थल जो कि उन्नत है, थोड़ा ऊंचा है। आप दक्षिण की तरफ जाएं मालवा से तो नर्मदा नदी आती है और नर्मदा का उतार की दिशा में हम लोग चले जाते हैं, यानी मैदानी हिस्सा आने लग जाता है। उत्तर की ओर आए तो बुंदेलखंड और चंबल से आगे आए तो यमुना और फिर गंगा नदी का जो मैदान है वो आ जाता है। इसके बीच का हिस्सा है पठारी भाग, इसलिए कहा गया कालिदास के द्वारा कि माला पर ऊपर चढ़ते हुए तुम आगे जाना। मेघ से कह रहे हैं, मेघदूत प्रसिद्ध काव्य है उनका, जिसमें संकेत यह है कि तुम दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हो, अलकापुरी की ओर जा रहे हो, तो जब मालवा आएगा तो थोड़ा ऊपर चढ़ना, उस उच्च भूमि पर चढ़ना, उसके बाद में तुमको आगे का रास्ता मिलेगा। तो मालवा जो है उसकी चर्चा सुदूर अतीत से चली आ रही है। यह जरूर है कि यहाँ का जो मालवा है, जो भटिंडा है, लुधियाना है, बरनाला वाला जो भाग है, ये पुरातन मालवा है। ऐसा ही एक मालवा मध्य प्रदेश में मालवा है, लेकिन दोनों के बीच में संबंध तो मैंने संकेत दिया ही है, लेकिन कुछ अपनी मौलिक विशेषताओं के साथ वो जो मालवा है, जो अवंती जनपद है, वो विशेषता लिए हुए है। इसकी जो सीमा रेखा है नदियाँ बनाती है। कहा गया इत चंबल उत बेतवा मालव सीम सुजान,
दक्षिण दिशी है नर्मदा, यह पूरी पहचान। 3 नदियों से घिरा हुआ भाग मालवा। एक तरफ चंबल नदी है, एक तरफ बेतवा है, बेतवा जो इसको बुंदेलखंड से अलग करती है, और दक्षिण दिशा में नर्मदा नदी है जो कि सबसे पुरातन नदी मानी जाती है, सबसे पुरातन नदी घाटी सभ्यता मानी जाती है। इन 3 नदियों से घिरा हुआ भाग जो है वो मालवा है। मालवा जो है वो युगों युगों से भारत के ही नहीं विदेशी लोगों को भी आकर्षित करता रहता है। वैनसांग जब भारत आया तो वैनसांग ने जब इस भूमि को देखा तो वो चौंक गया। उसने कहा कि इतना मनोरम, इतना रमणीय भाग जो है भारत का है, ये मैं नहीं समझ सकता। चाहे अल बरूनी आया हो, इब्न बतूता आया हो, या फ्रेंच जो यात्री है, पुर्तगाली यात्री हैं, अंग्रेज यात्री हैं, वो जब भी यहाँ आए उन्होंने इस मालवा और यहाँ की संस्कृति की विशेषताओं को अपने अपने अभिलेखों में, अपने अपने यात्रा वृत्तांतों में दर्ज किया। संप्रति मालवा जो है वो 22 जिलों में फैला हुआ है और जिसकी आबादी लगभग 2.25 करोड़ है। इस इलाके में रहने वाले सारे लोग इस भाषा की, इस संस्कृति की और साहित्य की जो विशेषताएं उन सबका संवहन करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसकी सीमा चित्तौड़ तक आ जाती है राजस्थान में, उधर दाहोद पंचमहल का जो क्षेत्र है गुजरात में वहाँ तक चली जाती है, और दक्षिण में महाराष्ट्र के निकटवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ तक इसकी सीमा रेखा जाती है। उत्तर में चंदेरी गुना तक इसकी सीमा जाती है, और उसके आगे आप चले जाएं तो बुंदेलखंड की जो विशेषताएं वो देखने में आती है। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इससे घिरा हुआ या जो मालवा क्षेत्र है वह अलग अलग अंचलों की विशेषताओं को अपने अंदर अंगीकार करता हुआ चलता है। आज भी कृषि उत्पाद की दृष्टि से, पशुपालन की दृष्टि से, वनोपज की दृष्टि से ये समृद्ध है। न केवल समृद्ध है वरन समर्थ भी इस रूप में है कि वह अपना जो उपजाता है उससे उसका काम हो जाता है, उसको इधर उधर से वस्तुओं को मंगाने की आवश्यकता नहीं होती। तमाम प्रकार के रीति रिवाज, लोक देवी देवता, हमारे अपने जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे तत्व वह अंगीकार करता हुआ आगे बढ़ता है। 5 उपबोलियाँ हैं मालवी की। ये बोलियाँ परस्पर एक दूसरे से कुछ भिन्नता लिए हुए हैं, जिसमें मालवी की जो केंद्रीय बोली है उसको केंद्रीय आदर्श मालवी कहते हैं। एक उसका रूप है जिसको हम लोग हाड़ौती से लगा हुआ जो इलाका है उसमें वह एक सोनवाड़ी कहलाती है और एक दशोरी कहलाती है। इसी प्रकार एक रजवाड़ी कहलाती है और एक जो है वो निमाड़ी से मिश्रित रूप है और एक भीली से मिश्रित रूप है। अतः एक केंद्रीय या आदर्श मालवी के अलावा 5 अन्य जो उपगोरी रूप हैं वो भी मालवा क्षेत्र में दिखाई देते हैं। अभी मैंने जैसे आपसे कहा कि मालवा की जो लोक साहित्य संपदा है उसमें आपको विविध प्रकार के गीत, विविध प्रकार की कथाएं और गाथाएं मिलेंगी। कुछ गाथाएं, कुछ कथाओं का संबंध पौराणिक आख्यानों से, पुराणों की कथाओं को दर्ज करते हैं। वो चाहे शिव की महिमा हो, कृष्ण की महिमा हो, या राम की विशेषताएं हो, या गणेश की महिमा हो, इन सब की विशेषताओं को लेकर के पर्याप्त लोक कथाएं लोकगीत मिलते हैं। जो विशिष्ट लोक देवता हैं जिसमें रामदेव जी हैं, जिसमें तेजा जी हैं, देवनारायण जी हैं, बाबू जी हैं, इन सबसे संबंधित पर्याप्त लोक गाथाएं भी मालवा क्षेत्र में मिलती है। मालवा क्षेत्र का जो लोक साहित्य है वो लोक मानस की अभिव्यक्ति करता है। गीतों की बहुत समृद्ध माला यहाँ पर आपको दिखाई देती। ये जो गीत हैं ये कई प्रकार के और इन गीतों में निरंतर देवत्व को मनुष्यत्व के साथ जोड़ने की चेष्टा दिखाई देती है। जब गजानन को आमंत्रित करना होता है तो गीतों के माध्यम से आमंत्रित करते हैं। जब भैरव जी को आमंत्रित करना है तो गीतों के माध्यम से आमंत्रित करते हैं। और सदैव इस बात का एहसास मानव जन को रहता है कि जब कभी आपदा आती है ये लोग कल्याण के निमित्त हमारे बीच में आ जाते हैं। कहा गया गजानन गणराज आज हमारी अरज सुनी ने आजो, गजानन गणराज आज हमारी अरज सुनी ने आजो, रिद्धि सिद्धि दोई पटरानी के साथे तम लाओ। अकेले मत आ जाना, रिद्धि सिद्धि दोनों पटवारी को लेकर के आ जाना। और जब संकट का क्षण आएगा तो
दर्शन वेग दिखा, मतलब तीव्रता से आना। ऐसे नहीं कि आप अपने काया के अनुसार धीरे धीरे दोनों कदम बढ़ाते हुए आ जाए, तत्काल आ जाना। तो मानव जन जो है वो सदैव इस बात को अपने अनुभव में लाता है। यहाँ पर बधाई के गीत होते हैं जिनको बधावे के गीत हैं। बच्चे के जन्म के साथ यहाँ पर जन्म यानी जापे के गीत होते हैं। जब मान उतारी जाती है तो मान के गीत होते हैं। इसी प्रकार फसल की बुआई के जुताई के गीत हैं। इसी प्रकार यहाँ पर संतान की कामना को लेकर के गीत है। विभिन्न प्रकार के पर्वोत्सव हैं जिसमें होली है, दिवाली है, फाग है, राखी है, उन सबके गीत हैं। जब धरती पर विलंब हो जाता है बादलों के आने में तो मानव जन पुकार उठता है, मेवाजी आप पधारो धरती नीचे, हे मेघराज अब आप आ जाओ। बहुत विलंब हो गया, जैसे अभी हम लोग अनुभव में देख रहे हैं। धरती नीप जी, तब जाकर के धरती जो है वह तृप्त होगी, तब उसके माध्यम से यह धरती जो है उपज उत्पन्न करेगी। मालवा में जो गीत हैं, कथाएं हैं, वो बहुवर्णी है, विविध रंगी है। मैं अपनी बात का समाहार करते हुए ये संकेत देना चाहूँगा कि महाकाल जो है वो केंद्र में है। महाकाल की दृष्टि जो है वो मानव जन के केंद्र में है। भैरव जो है वो पूज्य है। भैरव को आमंत्रित किए बिना माच का खेल नहीं होता। माच जो मालवा का नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश का प्रतिनिधि लोकनाट्य है, वह तभी पूरा होगा जब भैरव महाराज वहाँ पर खड़े हो जाएंगे। अगर वो खड़े नहीं होंगे तो वह माच का खेल बिगड़ जाएगा, मंच जो है वो चौपट हो जाएगा। तो उसको आह्वान करते हैं। जैसे और इलाकों में सरस्वती को मनाया जाता है, और इलाकों में गणेश जी को मनाया जाता है, मानव जन जो है वो भैरव महाराज की उपासना करते हैं। भैरव जो है वो शिव के गण हैं और गण के रूप में उनकी महिमा को प्रथम स्थान दिया गया। फिर आप देखिए कि लोक कथा के माध्यम से इस संसार का जो स्वामी है, महाकाल है, उसके बारे में एक कथा के माध्यम से वो सहज ढंग से व्यक्त कर दिया है। एक बार होता यह है कि देवलोक में कोई सभा हो रही है, महादेव जी वहाँ पर पहुँचते हैं। बाहर जो है सभा के बाहर एक पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा हुआ है। तोते को बैठ करके उनके जो है निगाह जो है वो थोड़ी सी सशंकित होती है। वहीं पर गरुड़ जी खड़े हुए हैं। गरुड़ जी को देख करके आश्चर्य है कि शिव जी तो सामान्य रूप में जा रहे थे, तो तोते को देख करके थोड़े से अचंभित क्यों हो गए और इनके चेहरे पर विस्मय क्यों उत्पन्न हो गए। वो उसको लगा कोई अंदेशा है, इस शुभ के ऊपर से तोते के ऊपर कोई संकट आने वाला है। शिव जी अंदर चले गए। गरुड़ ने सोचा कि कुछ समस्या हो, इस शुभ को मैं अपने साथ ले जाता हूँ और ऐसी जगह ले जा करके बिठा देता हूँ कि जहाँ पर शिव जी की निगाह नहीं पड़ी। तो वो ले जा करके 7 समंदर पार एक स्थान पर उस तोते को बिठा देता है। अब लौट आता है वो, तो उसको तो ये हो गया कि मैंने बचा लिया शुभ को। गरुड़ जी वहाँ बैठे हुए हैं और शिव जी बाहर आते हैं और उसी पेड़ पर देखते हैं जिस पेड़ पर जाते समय उन्होंने तोते को देखा। तो चकित होते हैं कि अभी तो यहाँ था और ये कहाँ चला गया। तो गरुड़ जी कहते मैंने बचा लिया उसको। गरुड़ को तो ये भ्रम है ना, अरे महाकाल से कोई बच पाया है क्या? अरे मृत्यु का देवता है ना वो, उसको पता है कि किस क्षण किस स्थान पर कब काल आएगा। उस शुभ का काल वहां नहीं लिखा हुआ था, इसलिए शिव जी शंकित थे। उस शिव जी ने केवल शंका से उसको देखा था। गरुड़ ने उस दृष्टि को पूरा कर दिया। जिस जगह पर शुभ को बिठाया वहां पर सर्प ने उसको खा लिया और शुभ मर गया। ये महाकाल की दृष्टि, ये मालवा की लोक कथा है। तो महाकाल की जो कथा को हम शास्त्रकार पुराणकार कई घंटों सुनाए, लेकिन एक छोटी सी लोक वार्ता के माध्यम से संकेत मिल जाता है कि महाकाल से कोई बच नहीं सकता। जो संपूर्ण जगत का कारण है, संपूर्ण जगत का नियंता है, वह खुद उस दिन जब शंकित होता है तो गरुड़ जो है उनके उस कार्य को पूरा कर देता है। शिव जी को लगता है कि मैं तो सोच रहा था कि महासर्प जो है उसको खाने वाला है और यहाँ तो देवलोक में महासर्प कहाँ है, तो कैसे
तो ये हुआ कि गरुड़ ने बचाते बचाते शिव की जो महाकाल दृष्टि थी उसको परिपूर्णता दे दी और एक तरह से बहुत ही सूत्र रूप में महाकाल की कथा को वहाँ पर व्यक्त कर दिया गया। बहुत मनोरंजक सुंदर सुंदर लोक कथाएँ मालवी में है, सुंदर सुंदर बच्चों के खेल, बच्चों के गीत, कथाएँ, ये सब मानव जन जो है वो अपने यहाँ पर व्यक्त करता रहता है। बचपन में आपने कौवे और चिड़िया की एक लोक कथा को सुना होगा, हो सकता है न सुना हो तो मैं एक बार संक्षिप्त में दोहरा देता हूँ कि जो कौवा है उसकी निगाह चिड़िया के बच्चों पर लगी रहती है, अंडों पर लगी रहती है, छोटे छोटे चूजों पे लगी रहती है। तो कौवा जो है वो अपनी उस दृष्टि को लगा करके चिड़िया के पास जाता है, वो खाना चाहता है छोटे से बच्चे। चिड़िया जो है वह कैसे लोकमानस से जुड़ती है, लोकमानस अपनी रक्षा के लिए कभी चातुर्य, कभी कौशल, कभी विशेष प्रकार की युक्ति का सहारा लेता है। चिड़िया भी युक्ति का सहारा लेती है, उससे कहती है कि ये क्या तुम खाना चाहते हो बच्चे को, लेकिन तुम्हारी चोंच में तो गोबर लगा हुआ है। कौवा चौंक जाता है, कौवा रुक जाता है कि मेरी चोंच में गोबर है तो स्वाद बिगड़ जाएगा। तो वो कहती कि कुछ मत करो, तुम जाओ और चोंच धोकर के आ जाओ, मैं एक या दो बच्चे तुमको देने को ले जाऊँ, दोनों बच्चों को खा लो। चलता है वो, आगे जाता है तो कहाँ जाता है, कुएं के पास जाता है। कुएं के पास जब जाता है, कुएं से आह्वान करता है कि कुएं कुएं मुझे पानी दो। ये मालवा के लोग हैं, मालवी लोग, कुएं कुएं मुझे तुम पानी दो। तो कुआ कहता है कि मेरे पास पानी है, घट नहीं है, घड़ा नहीं है। तो अब कौवे को एक नया काम मिल गया, वो घड़ा लेने के लिए जाता है। घड़ा लेने के लिए जब जाता है तो कुम्हार जो है वो कहता है कि मेरे घड़े खत्म और मिट्टी भी नहीं है अब तो, नहीं मुझे तो अभी तत्काल घड़ा बनाओ, पकाओ, दो। क्यों? तो घड़ा ले जाकर मैं कुएं में जाऊँ, कुएं में पानी भरूँ, पानी लेकर पानी पीऊँ, जो साफ करूँ, चिड़िया मुझे भी बच्चा दे तब मैं खाऊँ। क्रमिकता शुरू हो गई, उसको काम में उलझा दिया। किसने? चिड़िया ने। अब उसने कहा कि मिट्टी लाओ, और वो सिद्धांत उसका कि मिट्टी लाओ। कहाँ जाऊँ? तो वो जाता है हिरण के पास, क्योंकि मिट्टी खुदाई के लिए उस जमाने में हिरण के सींग से प्रयोग किया जाता है। तो हिरण का सींग चाहिए, तो हिरण के पास जाता है। हिरण मुझे तुम सींग दो। फिर वो सारा सिलसिला बताता है, ऐसा ऐसा होना है। हिरण कहता है कि सींग तब गिरेगा जब मैं मृत हो जाऊंगा, और मुझे मारेगा कौन? तो कुत्ता मार सकता है। तो वो कुत्ते के पास जाता है, कुत्ते से कहता है कि तुम चलो हिरण को मारो, जिससे मुझे सींग हस्तगत हो, मिट्टी खोदूं, घड़ा बनवाऊं, चोंच धोऊं, बच्चे को खाऊं। अब समस्या ये कि कुत्ता बोला कि भूखे पेट मुझे दूध चाहिए। तो उसने उसको काम पे लगा दिया कि तुम दूध लेकर के आओ, थोड़ी शक्ति अर्जित करूं, क्योंकि मृग के पीछे दौड़ना आसान है क्या। तो वो जाता है कौवा और सीधे जाता है गाय के पास, और गाय से कहता है कि गाय दूध दे। दूध का क्या करोगे? वही सारी श्रृंखला सुनाता है। गाय कहती है कि तुम जो हो दूध लेना चाहते हो और कर्मानुसार वो सब काम करना चाहते हो, लेकिन मैं तो भूखी हूँ, मुझे घास चाहिए। घास कहाँ से लाए? तो घास के लिए खुरपी चाहिए। तो वो कहता है घास के पास जाता है, घास चलो। तो घास कहती खुरपी तो लाओ, खाली हाथ आ गए तू। गाय तक तब पहुँचूँ मैं जब मुझे काटा जाए। तो खुरपी लेने के लिए कहाँ जाता है? लुहार के पास जाता है। लुहार के पास जाकर कहता है खुरपी दो, जल्दी दो खुरपी। तो वो बोलता है कि भैया देखो ऐसा है, खुरपी बनाने में थोड़ा समय लगता है, मुझे एक अनगढ़ जो लोहा है उसको स्वरूप में लाना पड़ेगा, खुरपी के रूप में उसको बदलना पड़ेगा। तो तुम्हारा तात्पर्य क्या है? तो बोले खुरपी लूँगा, घास कटवाऊँगा, गाय को दूंगा, गाय दूध देगी, दूध से जो है लाभ किसको होने वाला है? कुत्ते को। कुत्ता जो है फिर हिरण के पीछे दौड़ेगा, सींग टूटेगा, सींग से मिट्टी खोदूंगा, घड़ा बनवाऊंगा, चोंच धोऊंगा, और तब आनंद ही आनंद है, बच्चे को खा जाऊंगा। तो वो बोलता है थोड़ा धैर्य रखो, जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है, थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि मैं अभी आग लगाऊंगा, उसके बाद ये तैयार होगा, उसके
उसके बाद में जो है खुरपी बनेगी, तो ले जाना। बनाई जाती है खुरपी, और कौवों के साथ जो होता है वो नहीं है। तो कौवा कहता नहीं मुझे जल्दी से दो, बन गई खुरपी, हाँ बन गई। तो बोले ठंडा तो हो जाने दो। बोले नहीं नहीं मैं तो लेके चला, क्योंकि मेरी निगाह तो उन चिड़ियों के बच्चों पर लगी हुई है। वो कहता है कि खुरपी कहाँ रखूँ? अरे मेरे पंख है तो सही, रख दो। गरम गरम खुरपी जो है, लावा लिए हुए खुरपी है, वो अपने पंख से रखवा लेता है। इसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। एक चिड़िया जो है वो अपने चातुर्य से जीवन को देखने के नजरिए के माध्यम से वो कौवे से मुक्त होती है। ये सारी संसार, सारी दुनिया जो है वो इसी प्रकार चिड़िया की तरह अपने अपने सुख को, अपने अपने बच्चों को, अपने अपने संतानों को, अपनी अपनी समृद्धि को बरकरार रखे। ये मानव जन की कामना है। आप सभी ने सुना, धन्यवाद।